पढ़ेंगे क्रोनोलॉजी पढ़ लेते कालक्रम। तो हम लोगों ने वैन हेल्सिंग से शुरू किया था, अब आ गए हैं विलियम बेंटिक तक। विलियम बेंटिक हम लोग क्या कर रहे हैं कि जितने भी इम्पोर्टेंट काम हुए हैं जिस भी गवर्नर जनरल के समय में, वो सारा हम लोग कवर कर रहे हैं। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय क्या हुआ कि ये पहले गवर्नर जनरल बन गए ऑफ इंडिया। भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन कहा जाता है? लॉर्ड विलियम बेंटिक। इनके समय में चार्टर एक्ट पास हुआ 1833 में। इनके समय में पास हुआ चार्टर एक्ट 1833। चार्टर एक्ट 1833 कहता है कि अब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल नहीं, आप गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहलाए जाएंगे, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहलाए जाएंगे। ठीक है, और ये पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन गए। ठीक, इसके बाद इन्होंने कुछ सामाजिक कार्य किए, जैसे कि सती प्रथा पर बैन लगाया। इन्होंने सती प्रथा पर बैन लगाया। तो राजा राम मोहन राय इनके समकालीन है, राजा राम मोहन राय इनके समकालीन है। हमने बताया था 1828 में ये ब्रह्मो समाज की स्थापना करेंगे, ब्रह्मो समाज की स्थापना करेंगे 1828 में। ठीक है, और ब्रह्मो समाज की जो स्थापना हुई उसमें मूर्ति पूजा और बहुत सारे जो कर्मकांड होते हैं उस सब पे बैन लगाया। ठीक है, तो उनको लगता था कि सती प्रथा भी एक कर्मकांड है। इसके लिए इन्होंने एक याचिका दायर करी, किसके पास? लॉर्ड विलियम बेंटिक के पास, कि ये प्रथा रोकनी चाहिए। और इसको पास कर देते हैं। इनको एक्सेप्ट करने के बाद बंगाल रेगुलेशन एक्ट, बंगाल रेगुलेशन एक्ट 1829 पास होता है, जिसके तहत सती प्रथा सबसे पहले बंगाल के अंदर बैन हो जाती है। उसके बाद धीरे धीरे पूरे भारत के अंदर बैन हो जाती है। ठीक है, शुरुआत कहां से हुई? बंगाल से हुई। और इन्हीं के समय पे भ्रूण हत्या, भ्रूण हत्या मतलब फीमेल फिटिसाइड, फीमेल फिटिसाइड, फीमेल फिटिसाइड को भी बैन किया गया। फीमेल फिटिसाइड को भी बैन किया गया। तो सती प्रथा बैन कर दी गई और फीमेल फिटिसाइड या भ्रूण हत्या बैन कर दी गई। ठीक है, राजा राम मोहन राय के याचिका पर। इसके बाद इनके समय और क्या काम हुआ? ठगी प्रथा खत्म हो गई, ठगी प्रथा खत्म हो गई। ठीक है, ठगी प्रथा खत्म करने के लिए उन्होंने एक विभाग बनाया। उस विभाग का अध्यक्ष बनाया किसको? कैप्टन श्रीमैन को। कैप्टन श्रीमैन को ये बोल दिया गया कि आपको ठगी प्रथा पूरे भारत के अंदर से खत्म करनी है। ठीक है, जो ठग्स ऑफ हिंदुस्तान है काफी प्रेरित है उसी ठगी प्रथा से, जो लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में। हम लोग आगे देखते हैं, युद्ध और विलय नीति को रोक दिया गया। कुछ समय के लिए युद्ध और विलय की नीति को रोक दिया गया। बाद में कोई आएगा तो फिर शुरू कर देगा, जैसे लॉर्ड डलहौजी अभी आएंगे। ठीक है, वो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, हड़प की नीति से फिर बहुत बड़े स्तर पे हड़प की नीति चलाएंगे और बहुत सारे नवाबों को अपने अधीन ले आएंगे। इससे पहले सहायक संधि चल रही थी किसकी? लॉर्ड वेलेस्ली की। लॉर्ड वेलेस्ली ने क्या किया? सहायक संधि के थ्रू बहुत सारे राजा महाराजाओं को, सूबों को और क्षेत्रों को, अलग अलग जो छोटे छोटे राजा महाराजा थे शासन कर रहे थे, उन सबको अपने अधीन ले आए। ठीक है, लेकिन इन सबको रोक देगा कौन? विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक इस सबको रोक देगा। ठीक है, इसके बाद क्रिश्चियन मिशनरी को विशेष अधिकार दे दिया गया। हमने बताया था कि चार्टर एक्ट 1813 से क्या किया गया? क्रिश्चियन मिशनरी को अलाउ कर दिया गया, अनुमति दे दी गई उनको यहाँ पे आने का और बसने का। अब उनको पूर्णतः ये विशेष अधिकार दे दिया गया कि क्रिश्चियन मिशनरी यहाँ पे आए, क्रिश्चियन मिशनरी यहाँ पे आए और अपने धर्म का प्रचार करें, प्रचार प्रसार करें। ठीक है, इसके बाद सर्किट कोड, सर्किट कोड और लोअर कोड, जिसको कॉर्नवालिस ने एस्टेब्लिश किया था, कॉर्नवालिस ने स्थापित किया था, सर्किट कोड और लोअर कोड, इस सबको खत्म कर देगा कौन? लॉर्ड विलियम बेंटिक खत्म कर देगा, समाप्त कर देगा इन सबको। आगे चलते हैं, कोर्ट में क्षेत्रीय भाषाओं को बढ़ावा दिया गया। कोर्ट के अंदर क्षेत्रीय भाषाओं या वर्नाकुलर लैंग्वेज का बढ़ावा दिया गया। ठीक है, क्योंकि अंग्रेजी भाषा बहुत ही कम लोग, लेस देन 1% लोग ही समझते थे, तो इसलिए क्षेत्रीय भाषाओं को बढ़ावा दिया गया ताकि आम जनता है वो भी समझ सके। इसके समय में एक मैकॉले मिनट आया। मैकॉले मिनट, मिनट का होता है स्पीच या एक डॉक्यूमेंट, रिटन डॉक्यूमेंट होता है इसका मतलब। तो मैकॉले, लॉर्ड मैकॉले ने एक स्पीच दी। ठीक है, किसके ऊपर? अंग्रेजी भाषा के महत्व के ऊपर एक स्पीच दी। ठीक है, हमने बताया था जनरल कमेटी ऑन पब्लिक इंस्ट्रक्शन एक बनाई गई थी 1823 में। 1823 में बनाया गया था ना। 1813 में चार्टर एक्ट जो आया उसमें बोला गया कि 1 लाख रुपए का अनुदान दिया जाएगा शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, अंग्रेजों ने कहा।
और उस पैसे को यूटिलाइज करने के लिए, उस पैसे का इस्तेमाल करने के लिए शिक्षा पर एक कमेटी बना दी गई, ठीक है, जिसको बोलते हैं जनरल कमेटी ऑन पब्लिक इंस्ट्रक्शन, लोक निर्देशों पर एक सामान्य समिति 1823 में बनाई गई, जिसका हेड बना, अध्यक्ष बना लॉर्ड मकॉले, ठीक है। जब ये बन गया तो कुछ लोग थे उस कमेटी में, 10 लोग थे उस कमेटी के मेंबर थे 10 लोग। कुछ लोगों ने कहा कि नहीं क्षेत्रीय भाषाओं में शिक्षा दी जाए, कुछ लोगों ने कहा नहीं अंग्रेजी भाषा में दिया जाए, ठीक है। ये हम लोग बात कर चुके हैं। ओरिएंटलिस्ट वर्सेस एंग्लिसिस्ट, ये कंट्रोवर्सी हो गई। ओरिएंटलिस्ट कौन थे? जो कहते थे अंग्रेजी भाषा को बढ़ावा दो, और एंग्लिसिस्ट कहते थे नहीं क्षेत्रीय भाषाओं को बढ़ावा दो। एट द एंड जीतता कौन है? लॉर्ड मकॉले। लॉर्ड मकॉले कौन? ओरिएंटलिस्ट, जो कहता है अंग्रेजी भाषा को बढ़ावा दिया जाए। तो अंग्रेजी भाषा के महत्व पे, अंग्रेजी भाषा के महत्व पे लॉर्ड मकॉले ने एक स्पीच दी, इसको बोला जाता है मकॉले मिनट, 1835 में। और इसने एक कॉन्सेप्ट दिया अधोगामी निष्पंदन का सिद्धांत। अधोगामी निष्पंदन का सिद्धांत मतलब डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी। डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी, इसमें कहा गया कि अंग्रेज को क्या चाहिए? अच्छा शासन चले, नीचे स्तर पर अच्छा शासन चले, जिससे धन की निकासी ज्यादा से ज्यादा हो सके, ड्रेन ऑफ वेल्थ ज्यादा ज्यादा हो सके, लोग रिवोल्ट ना करें। तो इसके लिए क्या होगा? इसके लिए हमको ऐसे भारतीयों की फौज चाहिए, ऐसे भारतीयों की फौज चाहिए जो दिखने में भारतीय हों, दिखने में भारतीय हों, लेकिन उनकी मानसिक स्थिति, उनका रहन सहन, उनकी संस्कृति पूरी तरह से अंग्रेजों वाली हो, ठीक है। तभी एक बैलेंस बनाया जा सकता है। क्योंकि अगर अंग्रेज जाएगा, किसी भी भारतीय पर रोकेगा या उन पे अत्याचार करेगा, तो ज्यादा चांसेस है कि भारतीय रिवोल्ट करें, संघर्ष करें। लेकिन अगर भारतीयों पर रूल करेगा, शासन करेगा, तो कम चांसेस है कि वो संघर्ष करे। तो क्या था कॉन्सेप्ट? ब्राउन इंडियंस बनाने का। इससे क्या किया गया? डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी से क्या किया गया? कुछ लोगों को अंग्रेजी शिक्षा दी जाएगी जो ब्राउन इंडियंस कहलाए जाएंगे। मतलब देखने में तो भारतीय होंगे, लेकिन वो अंदर से अंग्रेज होंगे, उनकी मानसिक स्थिति अंग्रेजों वाली होगी, ठीक है। तभी वो शासन किया सकेगा। तो यही डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी, इसी को बोला गया, ठीक है। अब मकॉले मिनट के बाद इंग्लिश एजुकेशन एक्ट पास हुआ। इंग्लिश एजुकेशन एक्ट पास हुआ 1835 में, और अंग्रेजी को सरकारी भाषा बना दिया गया। अंग्रेजी को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया जाता है। अंग्रेजी को ऑफिशियल लैंग्वेज को बनाया गया लॉर्ड विलियम बेंटिक के थ्रू। और किस एक्ट के थ्रू? इंग्लिश एजुकेशन एक्ट 1835 के थ्रू बना दिया गया। अब क्या एक तारागढ़ फोर्ट है राजस्थान अजमेर में, तारागढ़ फोर्ट है, उसको बेंटिक ने बोला था सेकंड जिब्राल्टर है, ये सेकंड जिब्राल्टर है। सेकंड जिब्राल्टर की संज्ञा दी किसको? तारागढ़ फोर्ट को, तारागढ़ किले को। और बेंटिक के समय में जो लोकल रूलर हुआ करते थे ना, स्थानीय शासक जो थे, लोकल रूलर थे, उनकी सभा लगती थी, उनका दरबार लगता था, उसको बोला जाता था अजमेर दरबार, उसको बोला जाता था अजमेर दरबार। उनकी शिकायतें सुनी जाती थी, उनके फरमान सुने जाते थे, उनके निवेदन सुने जाते थे इस दरबार के अंदर। दरबार ऑफ लोकल रूलर कहाँ लगती थी? अजमेर के अंदर, उसको अजमेर दरबार भी कहते थे। और इसके समय में सतत मित्रता की संधि पास हुई। इसके समय में सतत मित्रता की संधि पास की गई। सतत मित्रता की संधि पास की गई मतलब ट्रीटी ऑफ परपीचुअल फ्रेंडशिप, परपीचुअल मतलब हमेशा चलने वाली। ट्रीटी ऑफ परपीचुअल फ्रेंडशिप पास की गई, मतलब किसके बीच में हुई? अंग्रेजों के बीच में और रंजीत सिंह के बीच में। अंग्रेजों और रंजीत सिंह के बीच में ट्रीटी ऑफ परपीचुअल फ्रेंडशिप जो है हुई, साइन हुई। किस लिए? ताकि रशिया के अटैक से बचा जा सके, रशिया के अटैक से बचा जा सके। और आज रशिया सबसे अच्छा दोस्त है हमारा, ठीक है। अब इनके समय में एक चीज और हुआ, क्या? चार्टर एक्ट ऑफ 1833 पास हुआ। चार्टर एक्ट ऑफ 1833 पास हुआ। चार्टर एक्ट ऑफ 1833 पास हुआ। इस एक्ट को सेंट हेलेना एक्ट बोला जाता है। सेंट हेलेना एक्ट भी बोला जाता है क्योंकि इस समय आइलैंड ऑफ सेंट हेलेना जो था वो क्राउन के पास आ गया था, मतलब ब्रिटेन के अंदर आ गया था। इसी वजह से इस एक्ट को सेंट हेलेना एक्ट भी बोला जाता है। केंद्रीकरण की ओर पहला कदम। इस एक्ट से पता चलता है कि अब ब्रिटिश गवर्नेंस किस तरफ जा रहा है?
सेंट्रलाइजेशन की तरफ जा रहा है, केंद्रीकरण की तरफ जा रहा है। अभी तक तो ब्रिटेन क्या कर रहा था, अपना जो है अपने आप को स्टेबल कर रहा था भारत के अंदर। अब वो शासन को बहुत केंद्रीकृत कर रहा है, ठीक है। सिविल सेवा के लिए खुली प्रतियोगिता शुरू की गई, सिविल सेवा के लिए खुली प्रतियोगिता शुरू की गई। हमने बोला था कि लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है इंडियन सिविल सर्विसेज शुरू करते हैं। इंडियन सिविल सर्विसेज कौन शुरू करता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस। उनको फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज बोला जाता है। अब इनके समय में क्या किया गया, अब भारतीयों को भी शामिल किया गया, ओपन कंपटीशन इंट्रोड्यूस कर दिया गया, ओपन कंपटीशन या खुली प्रतियोगिता इंट्रोड्यूस कर दिया गया। इस एक्ट से खुली प्रतियोगिता या ओपन कंपटीशन इंट्रोड्यूस कर दिया गया और भारतीयों को भी शामिल कर लिया गया इसके अंदर, क्या भारतीय भी एग्जाम में बैठ सकते हैं, ठीक है। अभी हमने बताया कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल क्या बन जाते हैं? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बन जाते हैं गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। अब विलियम बेंटिक पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनते हैं, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनते हैं। अब कंपनी का व्यवसाय पर पूरा एकाधिकार खत्म हो जाता है। हमने याद करो बताया था 3 चार्टर एक्ट होते हैं, 1793 में आया था, जिसमें वो ये बोला गया कि मतलब उसी वहीं से बात चल रही है कि कंपनी का जो एकाधिकार है, मोनोपोली, उसको खत्म कर दिया जाए। लेकिन 20 साल की मोहलत मांगी जाती है कि 20 साल बाद हम खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन जब 20 साल होता है, 1813 में क्या होता है, एकाधिकार तो नहीं खत्म होता है पूरी तरह से, चाय और चाइना इन दो को छोड़ करके बाकी एकाधिकार खत्म कर दिया जाता है। और फिर कहा था कि नहीं 20 साल के बाद खत्म करेंगे, और 1833 में अब पूरी तरह से एकाधिकार, मोनोपोली खत्म कर दिया जाएगा इसका, कंपनी का। तो कंपनी का व्यवसाय पर एकाधिकार पूरी तरह समाप्त, ठीक। अब देखो एक चीज भी, गवर्नर के कार्यकारी परिषद में चौथा कानूनी सदस्य जोड़ा गया। जब शुरू किया था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के, बताया था कि एक कार्यकारी परिषद होगी और एक क्या होगा, गवर्नर जनरल होगा, सॉरी गवर्नर जनरल होगा, ठीक है। उस टाइम गवर्नर जनरल था 1+4, ठीक। और ये बोला था कि जब भी कोई मुद्दे पे डिस्कशन होगा और उसमें फैसला लिया जाएगा तो निर्णायक मत से लिया जाएगा। निर्णायक मतलब उस मुद्दे पे वोटिंग होगी और अगर जो है जो अगर मेजॉरिटी में पास होता है तो पास कर दिया जाएगा, ठीक। और एक निर्णायक मत दिया गया किसको, गवर्नर जनरल को। लेकिन 1784 का जो पिट्स एक्ट था उससे क्या करता है, 4 से 3 मेंबर कर देता है, 4 से 3 मेंबर कर देता है, वो 3 मेंबर हो जाते हैं उसमें। अब 1833 में क्या होता है, एक मेंबर फिर जोड़ दिया जाता है। एक मेंबर जो जोड़ा जाता है उसको बोला गया कानूनी सदस्य, लीगल मेंबर, जो उसको जोड़ा गया लीगल मेंबर, एज अ लीगल मेंबर। ये लीगल मेंबर जुड़ जाता है तो 1+4 फिर हो जाएंगे। ये जो चौथा कानूनी मेंबर जुड़ा है, कानूनी मेंबर जो जुड़ा है वो कौन है, लॉर्ड मैकॉले ही है। लॉर्ड मैकॉले ही चौथा कानूनी मेंबर है, ठीक है। इसी के अध्यक्षता में अभी विधि आयोग बनेगी और इसी के अध्यक्षता में जो है इंग्लिश एजुकेशन एक्ट पास होता है इसके मेरिट के बेसिस पे, और इसी की अध्यक्षता में जनरल कमेटी बनती है ऑन पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823 में, ठीक है। तो इसके कई जगह इसका बड़ा कंट्रीब्यूशन है, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव कंट्रीब्यूशन तो है। फिर पहले विधि आयोग का गठन होता है 1833 में ही, पहले विधि आयोग का गठन होगा 1833 में ही, ठीक है। अब ये जो कहीं की डेट दिखा मैंने, ये ऐसे आ सकता है, क्रोनोलॉजी दे दिया 4-5, अब लगाओ इसको सीक्वेंस को, तो उसको अच्छे से पढ़ना। पहले विधि आयोग का गठन किया गया 1833 में, उसका फिर अध्यक्ष बना दिया, किसको बना दिया जाता है, लॉर्ड मैकॉले को ही अध्यक्ष बनाया जाता है। पहले